मित्रों नमस्कार, आपका स्वागत है। मित्रों आज लोकसभा ने 3 महत्वपूर्ण विधेयकों को पास कर दिया है। इसमें एक ये तीनों जो कानून हैं वो अंग्रेज़ों के ज़माने के हैं। उसमें जैसे आईपीसी 1860 का था, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता कानून बनाया गया है, उसको पास किया गया है। और जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, उसकी जगह नाम तो वही है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, वो पास कर दिया गया है। और एक है जो सीआरपीसी था, क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोड 1882 का, उसकी जगह भी अब भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम विधेयक आ गया है। तो ये तीनों विधेयकों को आज पास कर दिया गया है। ये 3 इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये अंग्रेज़ों के बनाए हुए थे और वो उन्होंने अपने हिसाब से बनाए थे। यानी उस वक्त जो भारतीय लोग थे, भारतीय लोगों को वो क्योंकि दुश्मन थे कि अगर वो कोई भी काम करते थे तो सत्ता के खिलाफ करते थे, तो इसलिए वहाँ पीड़ित जो था उसको दंड देने का प्रावधान था। लेकिन यहाँ जो आज गृह मंत्री ने करीबन 1 घंटे का अपना रिप्लाई दिया और उन्होंने उसको डिटेल से समझाया कि जो न्याय संहिता है उसमें न्याय शब्द जानबूझकर जोड़ दिया गया है कि न्याय की जो भावना है, यानी न्याय दोनों को मिलना चाहिए, जिसने आरोप लगाया उसको भी और जिसके खिलाफ आरोप लगा उसको भी, यानी पीड़ित को भी और आरोपी को भी न्याय मिलना चाहिए। हो सकता है कभी कभी कि जो पीड़ित है वो आरोपी पर ऐसे आरोप लगाए कि जो उचित ना हो या सही नहीं हो, तो उनको भी न्याय मिलना चाहिए। और कुछ आरोप ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ कानून ऐसे भी हो सकते हैं। तो ये जो भारतीय न्याय संहिता है वो बेसिकली इसलिए है कि न्याय मिले, यानी जो अपराधी है उसको भी न्याय मिले और जो उसने अपराध किया, जिसके खिलाफ अपराध किया, उसको भी न्याय मिले। तो इसलिए इस भावना को, यानी दंड का जो प्रावधान है, वो दंड की जगह उसको न्याय कर दिया ताकि न्याय हो, यानी दंड ना हो। और उसमें बहुत सारे जो प्रोविज़न है, जैसे जो हमारा आईपीसी था, इंडियन पिनल कोड में क्या होता है कि शुरुआत कहाँ से करते हैं कि आपको साजिश से, पहले उसकी डेफिनेशन होती है, फिर साजिश होती है, फिर 120 होता है, 121 होता है साजिश के हिसाब से, और फिर जो इंसान है, जो इंसान के बॉडी पार्ट्स हैं उसको लेकर बाद में होता है, उससे पहले साजिश की होती है और तमाम दूसरे कानून होते हैं, दूसरे अपराध होते हैं। तो इस बार सरकार ने क्या किया कि जो इंसान है उसको पहले कर दिया, यानी इंसान के खिलाफ जो अपराध होगा उसको पहले और जो बाकी अपराध हैं वो बाद में। जैसे कि इसमें जो महिलाओं से सब संबंधित अपराध हैं, जिसको हम 375 और 76 में लेते थे, रेप से रिलेटेड, उनको अब उन्होंने उसको पहले कर दिया, यानी 49 में इसको 63 में कर दिया है। और जो महिलाओं से रिलेटेड हैं उनको पहले कर दिया, और इसी तरह से जो दूसरे कानून हैं उनको भी पहले कर दिया है। और इसमें जो सबसे अच्छी बात जो सरकार ने की है, जो इस कानून में किया है कि एफआईआर, अभी आप पुलिस थाने में जाओ तो एफआईआर नहीं होती है, बहुत मुश्किल होती है एफआईआर दर्ज करने में, ऐसे तैसी हो जाती है, लोगों को कोर्ट में जाना पड़ता है, फिर एफआईआर दर्ज होती है। तो अभी अगर छोटा मोटा अपराध है तो उसको 3 दिन के अंदर, शिकायत होने के 3 दिन के अंदर आपको एफआईआर दर्ज करनी है। और अगर बड़े अपराध हैं, यानी उसकी जांच करके, तो 14 दिन में उसकी एफआईआर होनी है, ये मैंडेटरी है। और अगर किसी की तलाशी करनी है, यानी अगर पुलिस को किसी के घर जाना है, तलाशी करनी है, छापेमारी करनी है, तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग ज़रूरी है, ये इसका प्रोविज़न किया गया है। और उसमें ये भी कहा गया कि जो अपराधी है उसकी 24 घंटे के अंदर आपने तलाशी करनी है। फिर इसमें एक और प्रोविज़न किया कि 60 से 90 दिन के भीतर आपको चार्जशीट सबमिट करनी है। और अगर आपको इसमें किसी कारण डिले हो गया तो 90 दिन का समय और मिलेगा, लेकिन वो कोर्ट की परमिशन से। यानी अभी आप देखते हैं कि चार्जशीट ही सबमिट नहीं होती, 3-3, 4-4 साल, कई साल लग जाते हैं चार्जशीट जमा लेते। तो मैक्सिमम 180 दिन का चार्जशीट का समय दिया है। और इसमें जो इसके अलावा जो अपराधी हैं जो देश छोड़कर भाग गए हैं, चाहे वो आतंकवादी हो जैसे दाऊद इब्राहिम है, या ये नीरव मोदी टाइप लोग हैं जो आर्थिक अपराध करके भागे हैं,
तो उनके खिलाफ भी 90 दिन के अंदर केस चलेगा। उनकी अनुपस्थिति में उनको 90 दिन का समय दिया जाएगा कि आप कोर्ट में आकर अपना पक्ष रखो। अगर वो नहीं आते तो सरकार उनको एक वकील देगी और फिर उनके खिलाफ जजमेंट आएगा और जजमेंट फांसी की सज़ा भी हो सकती है, ताकि वो जिस देश में भी रह रहा है ताकि उसको भारत बुलाया जा सके, उसका प्रत्यार्पण किया जा सके। और जैसे इस तरह के अभी आप लोगों ने देखे होंगे कि अगर आप आर्थिक अपराध करते हैं या किसी बैंक का आप लोन नहीं देते हैं तो आपकी जो सिविल है वो ख़राब हो जाती है, और कोई भी देश के किसी भी कोने में आप चले जाओ, विदेशों में भी चले जाओ, आपको लोन नहीं मिलता है। तो इसी तरह से इसमें भी अगर आपको किसी को सज़ा हो गई, किसी अपराधी को, तो देश दुनिया के किसी भी कोने में रहे उसकी सिविल ख़राब हो जाएगी, यानी उसका कैरेक्टर, वो जहाँ भी जाएगा उसको पासपोर्ट नहीं मिलेगा, वो देश उसको फिर अपने यहाँ नहीं ठहराएगा क्योंकि उसको सज़ा मिल चुकी होगी। और इसी तरह से जमानत का भी इसमें प्रोविज़न स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर कोई अपराधी है और उसको किसी कारण जमानत नहीं मिल रही है तो मैक्सिमम जितनी सज़ा है, अगर किसी को 2 साल की सज़ा है तो उसको 1/3 अगर वो जेल में रह गया तो जमानत फिर मिल जाएगी। उससे पहले भी जमानत मिल जाएगी, पर अगर मान लीजिए किसी कारण कोर्ट जमानत नहीं दे रही है, जैसे मनीष सिसोदिया है, अब मनीष सिसोदिया पिछले 1 साल से जेल में बंद है, उनको कोर्ट जमानत नहीं दे रही है। अगर जो उन्होंने आर्थिक अपराध किया है, अगर वो अपराध मान लीजिए जाए कि उनको 10 साल की सज़ा मिल सकती है मैक्सिमम, वैसे आर्थिक अपराध में इतनी सज़ा नहीं होती है, अगर उनको फिर भी हम एक अनुमान लगा रहे हैं कि 10 साल की अगर सज़ा मिलती है तो 1/3 7 साल तक की, इस 10 साल वाली बात में 7 साल तक की सज़ा में 1/3 यानी उनको अगर 2 साल वो जेल में रह गए तो उनको जमानत मिल जाएगी। अगर जिनको 10 साल की सज़ा मिलती है, यानी जो अपराध ऐसे हैं जिनको 10 साल या उससे ऊपर की सज़ा मिलेगी, तो उनको आधी सज़ा यानी 5 साल अगर वो जेल में रह गए तो उनको जमानत तब मिल जाएगी। और इसमें एक और प्रोविज़न किया गया है कि जो दया याचिकाएँ होती हैं, आप देखते होंगे कि कई बार ऐसा होता है कि दया याचिकाएँ दूसरे लोग करते हैं, यानी जिसने अपराध कर दिया, जैसे कि एक कोहली है जिसने निठारी कांड किया था, तो निठारी कांड जिसने किया वो तो एक्सेप्ट कर रहा है, हालांकि उसको कई कोर्टों से उसको छूट यानी दोष मुक्त कर दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कोई अपराधी है और उसको मौत की सज़ा हो गई है और वो अपने आप को गिल्टी फील नहीं कर रहा, यानी वो अपने आप को दोषी नहीं मानता है, तो तब उसको 30 दिन के अंदर दया याचिका दाखिल करनी होगी। और अब कोई एनजीओ या जो दूसरे वकील होते हैं वो बहुत सारे उसकी बिहाफ पर दया याचिका कर लेते हैं, तो उनको दया याचिका नहीं मानी जाएगी। दया याचिका सिर्फ वही आदमी करेगा जिसने अपराध किया हो, यानी जिसको सज़ा मिली हो। और इसमें एक और प्रोविज़न किया गया कि जो डिजिटल साक्ष्य हैं, यानी आपकी फ़ोन रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, ये सब भी अब साक्ष्य माने जाएंगे। और फॉरेंसिक लैब बनेगी, 0 टॉलरेंस वाली, आतंकवाद को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आतंकवाद की और उसको छुपाने की और तमाम जो भी इस दायरे में आते हैं उनको कठोर से कठोर सज़ा मिलेगी, उनको दया याचिका उनको नहीं मिलेगी। और इसके अलावा जो कुछ और प्रोविज़न है, इसमें एक और प्रोविज़न किया गया कि जो आप से लेकर अगले 100 साल तक की कौन सी टेक्नोलॉजी आ सकती है, क्योंकि इसमें फॉरेंसिक के लिए स्पेशल प्रोविज़न किया गया है कि अगर 100 साल के अंदर भी कोई टेक्नोलॉजी आती है वो भी इसमें उस अपराध को भी शामिल किया जाएगा। जैसे अब 1861 में जो कानून IPC आता है उसमें नए टेक्नोलॉजी के उसमें शामिल नहीं किए गए थे, क्योंकि कब किसी ने सोचा भी नहीं था कि नई टेक्नोलॉजी आ सकती है। पर चूँकि अब नई टेक्नोलॉजी आ रही है, अब हमें पता है कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है और भी टेक्नोलॉजी आ सकती है, तो उसका भी इसमें प्रोविज़न किया गया कि वैसे अपराधों को भी शामिल कर लिया जाएगा। और इसके अलावा पूरे देश में न्याय, एक जैसी न्याय प्रणाली होगी, यानी देश के किसी भी कोने में होगा, वहाँ जो मजिस्ट्रेट होगा, सिटी मजिस्ट्रेट होगा, वहाँ जो जितने लोग होने चाहिए कोई कमी नहीं होगी। और इसके अलावा जो मर्डर है, मर्डर को 101 में शामिल कर लिया गया है। पहले जो मर्डर 302 में आता था उसको अब 101 में रखा गया है। और इसके अलावा जो राजद्रोह है, राजद्रोह को ख़त्म कर दिया गया है। राजद्रोह जो 124C था, 124A-B-C, तो 124 को ही ख़त्म कर दिया गया है। अब राजद्रोह नहीं होगा, राजद्रोह की जगह अब नया कानून हो गया 152 में 124 की जगह 152 हो गया, वो हो गया देशद्रोह।
यानी देश के खिलाफ, देश की एकता अखंडता के खिलाफ अगर कोई काम करता है तो उसको सज़ा मिलेगी। यानी राजद्रोह, यानी किसी शासन के खिलाफ, अगर किसी सरकार के खिलाफ अगर आप आलोचना करते हैं तो आपको फिर उसकी सज़ा नहीं मिलेगी, यानी जेल भी नहीं होगी। और इसके अलावा जो संगठित अपराध है उनके लिए भी प्रोविज़न किया गया है। और एक इसमें बहुत महत्वपूर्ण डिसीज़न लिया गया कि जो किसी की कार से, यानी किसी व्यक्ति अगर कोई उसके हाथ से किसी की हत्या हो जाती है, अनजाने में आकस्मिक हत्या हो जाती है, बिना इसको कहेंगे कि जो गैर इरादतन हत्या, तो अगर गैर इरादतन हत्या होती है तो उसको भी सज़ा का प्रावधान है। लेकिन अभी इसमें उन्होंने दो उसको सेक्शन में बांट दिया है कि अगर गैर इरादतन हत्या आपने की और आपने भागने की कोशिश की तो आपकी सज़ा बढ़ जाएगी, और यदि आपने उसको डॉक्टर के पास लेके गए तो सज़ा कम हो जाएगी। मान जाए आपने किसी को कार से एक्सीडेंट किया और उसको हॉस्पिटल ले गए तो आपकी सज़ा कम हो जाएगी, क्योंकि आपने जानबूझ के नहीं मारा। लेकिन अगर आपने हिट एंड रन किया तो आपको 10 साल की सज़ा हो जाएगी। और इसमें जो डॉक्टरों को भी गैर इरादतन हत्या का दोषी माना जाता था, जो जिस डॉक्टर से कोई मरीज़ की हत्या हो जाती थी तो उसको गैर इरादतन हत्या का मामला था, तो उसको भी अब कम करके उसको भी हटा दिया गया है। इन डॉक्टरों को गैर इरादतन हत्या के अपराध से हटा दिया गया है। अगर किसी डॉक्टर से ऐसे अपराध नहीं होते, अगर उसकी गलती से अगर कोई किसी मरीज़ की जान चली जाती है तो उसको हत्या में शामिल नहीं किया जाएगा। ये बहुत एक गंभीर चोट, जब आप किसी को चोट करते हैं, थप्पड़ मारते हैं और लाठियों से वार करते हैं, अगर लाठी से आपने वार किया और सर फट गया और वो ब्रेन हैमरेज हो गया, वो डेथ हो गई, तो फिर आपको 10 साल की सज़ा होगी। तो 117 में उसको शामिल किया गया है। तो इस तरह से इसमें बहुत सारे अच्छे प्रावधान किए गए हैं। सबसे अच्छा तो यही है कि एक तो 0 FIR, यानी कोई भी महिला किसी भी थाने में जाकर 0 FIR कर सकती है, और वो फिर थाना जहाँ वो महिला रहती है फिर वहाँ वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। यानी कोई भी थाना 0 FIR करने से मना नहीं कर सकती। और दूसरा कि FIR जो पुलिस वाले नहीं करते, वो 3 दिन के अंदर आपको FIR करनी पड़ेगी, और मैक्सिमम 14 दिन अगर पूरी जांच आपने की। कभी कभी जांच की ज़रूरत होती है, जैसा कि किसी भी बलात्कार का आरोप लगता है, तो उस मामले में आप उसकी जांच करके फिर FIR करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि जो लिविंग रिलेशन होता है, जैसे कि शादी करने का धोखा देके, आप शादी करने का झांसा देके बलात्कार करते हैं, तो उसको भी इसमें शामिल किया गया है कि उसमें भी अपराधी को सज़ा मिल जाएगी। तो मित्रों, ये जो 3 कानून अंग्रेज़ों के पुराने कानून थे उनको हटाकर नए कानून बने, उसमें बहुत सारे प्रोविज़न हैं, और मुझे लगता है उसमें जो भारत की न्याय व्यवस्था है वो मजबूत होगी। और उसमें एक प्रोविज़न और क्या है कि जो तारीख पर तारीख लगती है, यानी जो तारीख पर तारीख लगती है, उस तारीख को जल्दी से जल्दी सज़ा मिले, कोर्ट उसका फैसला करे, उसका भी प्रोविज़न किया गया है। उसका भी डेट फिक्स की गई है कि आपको मैक्सिमम 90 दिन के अंदर फैसला सुनाना है, और अगर आपने फैसला सुना लिया है तो 45 दिन के अंदर आपने उसकी सज़ा को घोषित कर देना है। क्योंकि अभी भी कभी कभी क्या होता है कि कुछ जो कोर्ट होते हैं वो फैसला तो कर लेते हैं, लेकिन उसे अनाउंस नहीं करते। अनाउंस करने में 3-3, 4-4 महीने का समय ले लेते हैं, ज़्यादा भी ले लेते हैं। तो इसलिए उनको भी उसके लिए भी टाइम फ्रेम बांधने की है। तो ये बड़ा अच्छा कानून सरकार ने बनाया है, और इस कानून से मुझे लगता है कि देश को ज़रूर मदद मिलेगी। तो मित्रों, इसमें और कुछ अगर आपकी चाहिए तो मैं इस पर आपको बात करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।